नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत हिस्ट्री के YouTube चैनल पर मैं अमित फगेरिया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम महाराणा सांगा पर बात करेंगे। तो सबसे पहले महाराणा सांगा का जो प्रारंभिक जीवन था उसकी बात करते हैं। महाराणा सांगा के पिता का नाम रायमल था, ठीक है। और रायमल सांगा से पूर्व मेवाड़ के महाराणा रहे थे। कुंभा महाराणा थे। कुंभा की मृत्यु के उपरांत उदय सिंह एक बार गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन रायमल तुरंत ही उदा को गद्दी से निष्कासित कर देता है, ठीक है। अब जो रायमल थे उनके कुल 13 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 13 पुत्र थे। और उन 13 पुत्रों में से 3 पुत्र, 3 कौन कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल तथा संग्राम सिंह। पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल तथा संग्राम सिंह, ये तीनों ही बड़े महत्वाकांक्षी थे तथा तीनों मन ही मन में स्वयं को मेवाड़ का शासक, भविष्य में मेवाड़ का शासक मानते थे, ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप इन तीनों में आपसी संघर्ष भी चलता रहा। इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप ये तीनों एक बार एक ज्योतिषी के पास गए, ठीक है। एक ज्योतिषी के पास गए और उसे अपनी कुंडलियां दिखाकर पूछा कि भाई हम तीनों में से आने वाले समय में मेवाड़ का शासक कौन बनेगा, ठीक है। तो ज्योतिषी ने इनकी कुंडलियां देखी और देख के क्या बोला कि जो राणा सांगा है अर्थात राणा संग्राम सिंह है, उसका राजयोग बहुत प्रबल है और राणा सांगा ही या राणा संग्राम सिंह ही भविष्य में मेवाड़ की गद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा। जैसे ये ज्योतिषी ने बोला, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी तलवार निकाली और उस तलवार से राणा सांगा पर वार कर दिया। भाग्यवश राणा सांगा बच गया, लेकिन उसकी आंख पे ये तलवार लगी और उसकी आंख हमेशा के लिए चली गई। तो राणा सांगा की एक आंख हमेशा के लिए किसके वजह से गई थी? पृथ्वीराज सिसोदिया की। उस समय पृथ्वीराज सिसोदिया राणा सांगा की हत्या भी कर देते, लेकिन सारंगदेव के उचित समय पर पहुंचने के चलते इनको रोका जा सका और समझा बुझाकर वापस महल में ले जाया गया। कुछ समय उपरांत इन्होंने पुनः, अब बार बार मन में वो लालसा तो जागती है ना, भाई कौन मेवाड़ का शासक कौन बनेगा, उसी लालसा को शांत करने की दृष्टि से इस बार ये भीमल गांव में एक पुजारिन रहती थी, ठीक है, जो चारण देवी की पूजा करती थी। और उसकी आसपास के क्षेत्र में बड़ी ख्याति थी कि वह जो भविष्यवाणी करती थी वह सच होती थी। तो इस बार पुनः इन तीनों ने निर्णय किया कि हम, भाई ज्योतिषी की बात तो सही नहीं है, वो अच्छा ज्योतिषी नहीं था। यह निर्णय लेकर कहाँ पहुँचे? भीमल गांव की पुजारिन के पास पहुँचे और इससे भी पुनः वही क्वेश्चन पूछा। इस बार सारंगदेव भी इनके साथ था और प्रश्न क्या पूछा कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी आने वाले समय में कौन बनेगा। तो इस भीमल गांव की पुजारिन ने भी क्या कहा कि ज्योतिषी की बात सत्य है, इन तीनों में संग्राम सिंह का ही राजयोग सबसे प्रबल है। इतना कहते संग्राम सिंह पुनः गुस्सा हो गया और उसने पुनः अपनी तलवार निकाली। सारंगदेव ने पुनः बीच बचाव किया, लेकिन इस बार राणा सांगा वहाँ नहीं रुका और वह चित्तौड़ से ही भाग निकला, ठीक है। पृथ्वीराज के भय से राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह चित्तौड़ छोड़कर ही निकल गया, ठीक है। वहाँ से भागते हुए संग्राम सिंह अजमेर पहुँचा और इसने चित्तौड़ से ही निष्कासित रहा। जिस समय में चित्तौड़ में नहीं रहा, मेवाड़ में नहीं रहा, वह सारा समय कहाँ बिताया? अजमेर में बिताया। अजमेर में इसे डाकू करमचंद पंवार का संरक्षण मिला, ठीक है। तो करमचंद पंवार ने सांगा के बारे में जब जानकारी हासिल की तो उसे पता चला कि यह चित्तौड़ का राजकुमार है और भविष्य में यह मेवाड़ का शासक बन सकता है। इसी उम्मीद से करमचंद पंवार ने राणा सांगा को संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। अब पृथ्वीराज सिसोदिया तथा जयमल, ये दोनों संग्राम सिंह की मेवाड़ के शासक बनने में सबसे बड़ी बाधा थे, ठीक है। और ये बाधा जब तक मौजूद थी तब तक संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक नहीं बन सकता था। तो पृथ्वीराज सिसोदिया को उनके बहन के पति ने जहर देकर इनकी
हत्या करवा दी। वहीं जयमल राव सुल्तान के हाथों मारे गए। ठीक है, अब पृथ्वीराज और जयमल दोनों की मृत्यु हो गई। तब वापस कौन आता है? संग्राम सिंह। वापस कहाँ आता है? मेवाड़ आता है। ठीक है, कब आता है? 1509 में। 1509 में संग्राम सिंह वापस मेवाड़ आता है और इसे बुलाता कौन है? रायमल। रायमल संग्राम सिंह को 1509 में मेवाड़ बुलाकर मेवाड़ का शासक घोषित कर देता है। ठीक है, अब मेवाड़ का शासक कौन बन गया? संग्राम सिंह। कब बना? 1509 में। तो एक बार इसको पुनः दोहरा लेते हैं साथियों। रायमल के कुल 13 पुत्र थे। 13 में से पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह के बीच में गद्दी प्राप्ति को लेकर संघर्ष था। उसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज ने संग्राम सिंह को घायल कर दिया था और उसी घटना में संग्राम सिंह की एक आंख चली गई थी। ठीक है, संग्राम सिंह जब तक पृथ्वीराज जीवित रहा तब तक मेवाड़ से दूर रहा और इस समय उसने अजमेर में अपना समय व्यतीत किया। अजमेर में डाकू करमचंद पंवार ने इसे संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, भीमल गांव की पुजारिन चारण देवी की जो पुजारिन थी उसने यह भविष्यवाणी की थी कि सांगा भविष्य में क्या बनेगा? मेवाड़ का शासक बनेगा। ठीक है, ये राणा सांगा के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी थी वह। अब हम राणा सांगा 1509 में मेवाड़ के शासक बनते हैं, उसके बाद की बात करते हैं। तो राणा सांगा जब शासक बनते हैं उसके बाद की बात की जाए तो सबसे पहले हम मेवाड़ की भौगोलिक और उस समय की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो एक बार हम राजस्थान का नक्शा बनाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का नक्शा बनाते हैं और उसमें उस समय की भौगोलिक स्थिति तथा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, ये राजस्थान है। ठीक है, और राजस्थान में जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ कौन सी रियासत थी? मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ राजवंश कहाँ राज किया करता था? दक्षिणी राजस्थान वाले भूभाग पर। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़ वाला जो भूभाग है उस भूभाग पर सिसोदिया शासकों का शासन था, राजपूतों का शासन था, मेवाड़ का शासन था। अब मेवाड़ के अतिरिक्त इस समय की जो शक्तिशाली राजवंश थे या रियासतें थी तो वो उनकी बात की जाए तो मेवाड़ के उत्तर में दिल्ली। ठीक है, मेवाड़ की जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो मेवाड़ के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कौन था? दिल्ली। ठीक है, अगर नीचे की तरफ आए तो गुजरात और मालवा। ठीक है, गुजरात और मालवा के साथ मेवाड़ का संघर्ष इससे पूर्व भी चलता आ रहा था। राणा सांगा के समय की अगर बात की जाए तो गुजरात का जो शासक था उसका नाम था मुजफ्फर। ठीक है, गुजरात के शासक का क्या नाम था? मुजफ्फर। ठीक है, मालवा का शासक इस समय महमूद द्वितीय था। ठीक है, मालवा के शासक का क्या नाम था? महमूद द्वितीय। आपको पता ही है मालवा के साथ मेवाड़ का संघर्ष इससे पहले भी चल रहा था, पहले कुंभा के समय और कुंभा से पूर्व में भी मेवाड़ मालवा का संघर्ष चलता आ रहा था जो राणा के सांगा के समय भी जारी रहा। ठीक है, और दिल्ली में जब हम शासक की बात करते हैं तो पहले इब्राहिम लोदी और बाद में मुगल बादशाह बाबर। ठीक है, इन दोनों के साथ संघर्ष रहा किसका? राणा सांगा का। ठीक है, अब 1 बाय 1 अपन इन सभी लोग रियासतों के साथ मेवाड़ का संघर्ष है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात को बड़ी आसानी से राणा सांगा ने पराजित कर दिया था, मुजफ्फर को पराजित कर दिया और उसने बाद में 1514 के आसपास पराजित किया था और इसने दोबारा राणा सांगा के साथ संघर्ष करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, अगर मालवा की बात की जाए तो मालवा की हम बात करें तो साथियों गागरोन का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? गागरोन युद्ध। ठीक है, 1519 में। ठीक है, 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ। अगर बात की जाए कहाँ हुआ तो झालावाड़। गागरोन कहाँ आता है? झालावाड़ में। किस किस के बीच हुआ? महमूद द्वितीय तथा राणा सांगा के बीच। ठीक है, युद्ध का कारण
क्या था? तो युद्ध का कारण क्या था? मेदिनी राय। ठीक है, अब मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ गागरोन का युद्ध क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी वजह क्या थी। जो ये मेदिनी राय था, ये एक राजपूत सरदार था और ये मालवा या मांडू के सुल्तान के दरबार मालवा या मांडू के दरबार में था। ठीक है, मतलब महमूद द्वितीय के दरबार में था और मेदिनी राय का महमूद द्वितीय पे बहुत अच्छा प्रभाव था। इस बात से वहाँ के जो मुस्लिम अमीर थे या सरदार थे वो किससे चिढ़ते थे? मेदिनी राय से चिढ़ते थे और उन्होंने साजिश करके कहाँ से? मालवा से किसको भगा दिया? मेदिनी राय को भगा दिया। ठीक है, मेदिनी राय अब राणा सांगा के पास आता है और राणा सांगा से सहायता के लिए याचना करता है। राणा सांगा इसे गागरोन की जागीर प्रदान करता है जो कहाँ पे आती है? झालावाड़ में। जब राणा सांगा की सहायता से ये गागरोन पे अधिकार कर लेता है तो महमूद इस बात से नाराज हो जाता है। ठीक है, और महमूद द्वितीय अब किस पे आक्रमण करता है? गागरोन पे। ठीक है, तो ये झालावाड़ वाला क्षेत्र है ना, मालवा इसी के टच में आ जाता है, तो गागरोन पे आक्रमण करता है और गागरोन पे जब आक्रमण करता है तो मेदिनी राय राणा सांगा की मदद से महमूद को पराजित कर देता है। राणा सांगा इस युद्ध में महमूद द्वितीय को कैद कर लेता है। कुछ समय से कैद में रखने के उपरांत वापस स्वतंत्र कर देता है। ठीक है, इसी के साथ मालवा और मेवाड़ का संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब मालवा मेवाड़ के साथ संघर्ष करने की स्थिति में नहीं रहता। ठीक है, अब तक दो जो राज्य थे दोनों मेवाड़ से स्थगित हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिल्ली की। ठीक है, यद्यपि मालवा में गागरोन के युद्ध से पूर्व इब्राहिम लोदी के साथ इसका संघर्ष हो चुका था, लेकिन मैंने गागरोन को पहले लिया क्योंकि दिल्ली के साथ जो संघर्ष होता है वह लंबे समय तक चलता है, तो उसको मैं अब बाद में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब गागरोन युद्ध के बाद हम बात करते हैं दिल्ली की। ठीक है, ये नक्शा भी अब हटा देता हूँ। तो दिल्ली की बात की जाए तो जब राणा सांगा शासक बना उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, यद्यपि राणा सांगा जब शासक बना था तब सिकंदर लोदी शासक था, लेकिन इसका संघर्ष किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी के साथ राणा सांगा के दो युद्ध हुए। पहला खातोली और दूसरा बारी अथवा बाड़ी का युद्ध। ठीक है, कितने युद्ध हुए? दो युद्ध हुए। किसके साथ? राणा सांगा के इब्राहिम लोदी के साथ दो युद्ध हुए। खातोली का युद्ध 1517 में और बारी का युद्ध 1518 में, और 1519 में कौन सा युद्ध होता है? गागरोन का युद्ध। ठीक है, तो राणा सांगा के अगर युद्ध की बात की जाए तो 17 में कौन सा? खातोली, 18 में बारी और 19 में गागरोन का युद्ध। तीनों युद्ध में किसकी विजय हुई थी? राणा सांगा की। इब्राहिम लोदी के साथ इसके दो युद्ध हुए, खातोली का युद्ध और बारी का। दोनों युद्ध में विजय किसकी हुई? राणा सांगा अथवा संग्राम सिंह की विजय हुई। जो खातोली है वह वर्तमान में कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, जबकि बारी है वह धौलपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि 1517 में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई खातोली की लड़ाई, वर्तमान में यह खातोली किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आप क्या बताएंगे? कोटा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी प्रकार बारिश पे भी पूछा जा सकता है, तो किस पे आता है? धौलपुर जिले के अंतर्गत आता है। इन दोनों युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और उसके उपरांत इब्राहिम लोदी तथा राणा सांगा के बीच में कोई संघर्ष नहीं हुआ। इसकी वजह भी थी। वजह क्या थी? राणा सांगा अब इब्राहिम लोदी अब दूसरी तरफ संघर्षरत हो गया था। ठीक है, उसके अफगान दरबार में ही आपसी गृह कलह प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो था ना, इसके चाचा थे दौलत खां लोदी। ठीक है, और दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप दौलत खां लोदी ने बाबर को, मुगल बादशाह था बाबर को आमंत्रित किया। किसके लिए?
इब्राहिम लोदी पर या दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। किसने आमंत्रित किया था? दौलत खां लोदी ने। किसका चाचा था? इब्राहिम लोदी का। ठीक है, इसने आमंत्रित किया बाबर को इब्राहिम लोदी या दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कि आप आक्रमण कीजिए दिल्ली पर, हम आपका सहयोग करेंगे। कहते हैं कि राणा सांगा था, राणा सांगा ने भी इस समय बाबर को वचन दिया था कि वह इब्राहिम लोदी के साथ जब उसका संघर्ष होगा तो वह किसकी तरफ से लड़ेगा? बाबर की तरफ से लड़ेगा। ठीक है, लेकिन बाबरनामा में लिखता है कि राणा सांगा ने ऐसा करने से इनकार, ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे कि ऐसा किया या नहीं किया। पहले आप ये ध्यान करो कि इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खां लोदी बाबर को आमंत्रित करता है। ठीक है, अब बाबर भारत आता है और 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी के समक्ष प्रस्तुत होता है। ठीक है, अब बाबर का भारत में यह पहला युद्ध था। ठीक है, किसी बड़े युद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो पहला युद्ध था। इससे पहले भी इसने पंजाब वाले क्षेत्र पे छोटे मोटे कई युद्ध विजित किए थे। पानीपत के मैदान में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया गया। ठीक है, किसको पराजित कर दिया गया? इब्राहिम लोदी को। कौन सा युद्ध में? पानीपत प्रथम में। और इस युद्ध में बाबर को राणा सांगा के द्वारा किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंचाई गई। ठीक है, अब दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? बाबर का। और दिल्ली के अधीन ही कौन आता था? आगरा। ठीक है, मैंने जब राजस्थान का नक्शा बनाया था, ठीक है भाई, ये जो राजस्थान का नक्शा है, ये पूर्वी राजस्थान का, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? यूपी, आगरा। ठीक है, तो आगरा राजस्थान के एकदम टच में ही है जिसके परिणाम स्वरूप अब बाबर तथा राणा सांगा के जो सीमाएं थी वो एक दूसरे से टकराने लग गई थी। मेवाड़ और दिल्ली की सीमाएं आपस में टकराने लगी। अब राणा सांगा तथा बाबर के बीच भी संघर्ष निश्चित था। ऐसी परिस्थितियों में बाबर ने राणा सांगा पर आरोप लगाया कि राणा सांगा ने उसे वचन दिया था कि जब इब्राहिम लोदी के साथ उसका युद्ध होगा तो वह बाबर की तरफ से लड़ेगा, लेकिन राणा सांगा ने अपना वचन नहीं निभाया। इस कारण वह उस पर आक्रमण कर रहा है। दूसरी तरफ राणा सांगा को पता था कि अगर उसने समय रहते बाबर को पराजित नहीं किया तो बाबर आने वाले समय में निश्चित ही किस पे आक्रमण करेगा? मेवाड़ पे। इन दोनों महत्वाकांक्षी शासकों की साम्राज्यवादी नीति के परिणाम स्वरूप यह निश्चित था कि अब नहीं तो कुछ समय बाद मेवाड़ और मुगलों का संघर्ष होना ही था। इसी का परिणाम था कि राणा सांगा के द्वारा बयाना के युद्ध में, कब हुआ था? फरवरी 1527। ठीक है, फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में मुगल सैनिकों को बुरी तरह से पराजित किया गया। यद्यपि बाबर इस युद्ध में स्वयं मौजूद नहीं था और ना ही पूर्णतः मुगल सेना यहाँ पे मौजूद थी। ठीक है, कुछ मुगल सैनिक थे, उन मुगल सैनिकों को राजपूत सैनिकों ने बहुत बुरी तरह से पराजित किया। ये मुगल सैनिक यहाँ से भागकर जब मुगल खेमे में पहुँचे या सैन्य शिविर में पहुँचे तो उन्होंने राजपूतों के युद्ध कौशल की, उनकी वीरता की इतनी प्रशंसा की कि राजपूत ऐसे लड़ते हैं, राजपूत इतनी वीरता से लड़ते हैं, हम उनके सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे। ऐसी स्थिति में मुगलों की जो सेना थी उसमें निराशा का माहौल उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसी वक्त अफगान से आए एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने बाबर के लिए घोषणा की कि बाबर के जो दिन ग्रह हैं वह अनुकूल नहीं है और अगर युद्ध होता है तो उसमें मुगलों की पराजय होगी। इन दो बातों से और जो मुगल सेना थी उसमें भय का माहौल व्याप्त हो गया। सैनिक मन ही मन में डरने लगे। इस परिस्थिति को देखते हुए बाबर ने एक भाषण अपनी सेना के समक्ष दिया और उसने इसमें जो बातें कही उन बातों से सैनिक थे उनमें पुनः एक उत्साह का माहौल उत्पन्न हो गया और वे
मन ही मन यह ठान चुके थे कि हम राजपूतों को पराजित कर देंगे। ठीक है, बाबर ने इस समय युद्ध को धर्म से जोड़ दिया और धर्म के नाम पर उसने बड़ी आसानी से उन निरुत्साहित हतोत्साहित सैनिकों के मन में पुनः एक जोश भर दिया, पुनः उनमें वीरता भर दी। ठीक है, बाबर ने क्या किया? सबसे पहले उसने किया कि उसने शराब पीना छोड़ दिया। उसने घोषणा की कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पीऊंगा? क्योंकि ये इस्लाम के अनुकूल नहीं है। ठीक है, और जिन बर्तनों में, सोने चांदी के बर्तनों में वह शराब पीता था, परोसवाता था, उन बर्तनों को तुड़वा कर सैनिकों में, आम जनता में बंटवा दिया। दूसरा, उसने मुस्लिम व्यापारियों पर जो कर लगता था उसको भी समाप्त कर दिया। ठीक है, और उसने सैनिकों के सामने कहा कि अगर हम काबुल में जाएंगे तो हमें पुनः वही गरीबी देखनी पड़ेगी। ठीक है, वही बुरे दिन देखने पड़ेंगे, और अगर हम यहाँ रहकर राणा सांगा को पराजित कर देते हैं तो हमारे दिन हमेशा के लिए बदल जाएंगे, और किसी हाल में अगर हम हार भी गए तो हम सीधे कहाँ जाएंगे? जन्नत जाएंगे, गाजी कहलाएंगे। इन शब्दों ने उन निरुत्साहित सैनिकों के मन में एक जोश भर दिया। ठीक है, परिणाम स्वरूप खानवा युद्ध 17 मार्च 1527। ठीक है, खानवा कहाँ आता है? रूपावास तहसील, भरतपुर। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था? तो भरतपुर की रूपावास तहसील में हुआ था। ठीक है, तो खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। ठीक है, इस युद्ध में राणा सांगा स्वयं एक हाथी पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, और जिसके चलते मुगल सेना के निशाने पर राणा सांगा आ गया। परिणाम स्वरूप एक तीर राणा सांगा की आंख में लगता है और राणा सांगा मूर्छित हो जाता है। राणा सांगा को मूर्छित अवस्था में झाला अज्जा द्वारा राणा सांगा का मुकुट धारण कर उसकी जान बचाई जाती है। ठीक है, झाला अज्जा राणा सांगा का मुकुट धारण करते हैं तो मुगल सैनिकों के निशाने पे कौन आ जाते हैं? झाला अज्जा, क्योंकि वो सोचते हैं कि सब राणा कौन है? ये व्यक्ति है। मुकुट के पे चले जाते हैं वो। इन परिस्थितियों में सांगा को सिरोही के अखेराज द्वारा युद्ध क्षेत्र से निकालकर बसवा दौसा क्षेत्र में ले जाया जाता है, जहां उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, युद्ध में बाबर की विजय हो जाती है। विजय के कारण थे, तो अगर कारणों की बात की जाए तो सबसे प्रमुख कारण था कि राणा सांगा लगभग बयाना की विजय के 1 महीने के उपरांत खानवा के युद्ध में बाबर के समक्ष उपस्थित होता है। अगर राणा सांगा तुरंत और तीव्र गति से बाबर पर आक्रमण करता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, शायद मुगल यहाँ पर अपना शासन ही स्थापित नहीं कर पाते, वो भारत को जीत ही नहीं पाते। लेकिन राणा सांगा ने यहाँ पे बहुत बड़ी भूल की। कुछ इतिहासकार राव सिलहदी थे, क्या नाम था? सिलहदी का विश्वासघात भी इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं। राव सिलहदी बयाना क्षेत्र का सरदार था, राजपूत सरदार था, और यह राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा था। लेकिन राणा सांगा के युद्ध भूमि से हटने के उपरांत यह राणा सांगा को छोड़कर बाबर की तरफ चला गया। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राव सिलहदी का जो विश्वासघात था उसके परिणाम स्वरूप बाबर की विजय हुई थी। लेकिन सिलहदी जिस समय राणा सांगा को छोड़कर बाबर के खेमे में गया तब तक राजपूत लगभग हार चुके थे और अब जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तीसरा कारण था जो बाबर की युद्ध शैली थी वह, बाबर इसमें तुलगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करता है। कौन सा? तुलगमा युद्ध पद्धति। ठीक है, तुलगमा युद्ध पद्धति राजपूतों के लिए एक नवीन युद्ध पद्धति थी, वह इससे परिचित नहीं थे। दूसरा, इस युद्ध में उसने तुलगमा युद्ध पद्धति के साथ साथ तोपखाने का भी इस्तेमाल किया था। ठीक है, तुलगमा युद्ध पद्धति और तोपखाने का, ये दोनों चीज़ ही राजपूतों के लिए नवीन थी। जब राजपूत सेना ने आसमान से आग बरसती हुई देखी तो वो घबरा गए
और किसी भी स्थिति में बंदूकों का और तोपों का सामना भाले और तलवार नहीं कर सकते थे। इन्हीं के परिणाम स्वरूप राणा सांगा की वीरता और युद्ध कौशल में सक्षम होने के बावजूद भी इसमें राजपूतों की पराजय हो गई। राणा सांगा बसवा में जब इलाज के उपरांत सही हुए तो उन्होंने पुनः बाबर को पराजित करने की बात की और उन्होंने कहा कि जब तक वे बाबर को पराजित नहीं कर देंगे तब तक चित्तौड़ वापस नहीं लौटेंगे। इसी के साथ उन्होंने इरिच गांव में ये बात की थी। ठीक है, अब राजपूत सामंतों ने बाबर को राणा सांगा को समझाने का बहुत प्रयास किया। राजपूत सामंत थे, मेवाड़ी सरदार थे, उन्होंने राणा सांगा को समझाने का प्रयास किया कि अगर इस बार बाबर के साथ मेवाड़ का संघर्ष होता है तो मेवाड़ पूर्णतः तहस नहस हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। लेकिन राणा सांगा अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। उसने कहा नहीं, जब तक वह उसको पराजित नहीं करेगा तब तक वापस नहीं लौटेगा। इन परिस्थितियों में मेवाड़ी सरदार ने, जो सरदार थे, उन्होंने और राणा सांगा को जहर दे दिया। ठीक है, राणा सांगा को कालपी नामक स्थान पर, कहाँ पर? कालपी, मध्य प्रदेश में आता है। कालपी नामक स्थान पर जहर दिया गया, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ से इन्हें मांडलगढ़ कहाँ आता है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा लाया गया। ठीक है, कालपी में राणा सांगा की मृत्यु होती है और मांडलगढ़ में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाता है। मांडलगढ़ में ही राणा सांगा की छतरी बनाई गई। ठीक है, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय ने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। दिल्ली पर अब मुग़लों का शासन स्थापित हो गया और ये मुग़ल अगले 200 साल तक भारत पर राज करेंगे। ठीक है, इसी के साथ राणा सांगा की आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे एक बार पुनः मुखातिब होंगे। धन्यवाद।